नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सिंपलीफिकेशन के अगले पार्ट की, यानी कि दूसरे टाइप के सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। पहले टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सिंपलीफिकेशन आप लोग जानते ही हैं, 7 टाइप के सिंपलीफिकेशन होते हैं, जिनमें से पहले वाले कर चुके हैं, दूसरे वाले हम आज कर रहे हैं। तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मेरे पास में पेपर में, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं, इनमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। यानी कि अगर मैं इनको सॉल्व करने लगा बेसिक मेथड से, तो मेरे पास में 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा। लेकिन मेरे पास में जब मैं पेपर में बैठता हूँ, तो ऐसे वाले क्वेश्चनों के लिए 1 मिनट खर्च करने के लिए मेरे पास में होता नहीं है। तो ऐसी कौन सी ट्रिक लगाएं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं इनको देखते ही मैं सॉल्व कर दूं। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, उसी तरह से आप भी करेंगे इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में। जैसे मैं आंसर दे रहा हूं ना, वीडियो जब ख़त्म होगी उसके बाद में आप भी आंसर इसी तरह से देने लग जाओगे। तो कैसे दोगे, देखो पहला वाला क्वेश्चन है √6 प्लस का निशान लग रहा है √6 के अंदर। √6 इनफाइनाइट तक चलते हुए जा रहे हैं, तो इसका आंसर मैं क्या दूंगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। मैंने देखा √6 को देखा बस, और आंसर दे दिया मैंने 3। अब देखना यहां पर मैं 42 को देख रहा हूं, 42 माइनस, इतना देखा मैंने बस, 42 माइनस, और इसका आंसर दे दिया मैंने क्या, इसका आंसर आ गया 6। अब लास्ट वाले इसको देखिए, 67 प्लस, सभी में 67 प्लस, सभी में आ रहा है, प्लस की सीरीज चलती जा रही है और इनफाइनाइट तक चलती जा रही है। जब इस तरह की सीरीज चलेगी, इसका आंसर हम मुझे क्या देना है, 8 व 9 के बीच। इसका आंसर क्या आएगा, 8 व 9 के बीच, इतना ही, यही आंसर आएगा, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, 8 व 9 के बीच ही आंसर आएगा। जब इस तरह की सीरीज होगी, देखना क्वेश्चन पे ध्यान देना, सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन सभी अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है एक ही क्वेश्चन है उसको नंबर बदल दिए, नंबर नहीं बदले, क्वेश्चन का पैटर्न भी बदल रहा है, सारी चीज़ें बदल रही हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, सीधा दे दिया। और लास्ट वाले में देखना, लास्ट वाले का अगर मैं आंसर दूंगा, लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 31/32। तो मैंने इनमें कौन सा ऐसा मेथड लगाया, कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाया जिससे कि मैंने क्वेश्चन देखा आंसर दे दिया, क्वेश्चन देखा आंसर दे दिया, सीधा देखते ही। तो वीडियो के एंड होने तक आप भी इनके आंसर इसी तरह से दे सकते हो। बस जुड़े रहिए, वीडियो में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जैसे जैसे मैं करवाता जाऊंगा उसी तरह से आप भी करते जाइए। और एक चीज कि अगर मैं क्वेश्चन सारे करवा दूंगा, आपको अच्छे लगेंगे, वीडियो में आपको पसंद भी आएंगे, फिर अगर आप करके नहीं देखेंगे खुद भी, तो इसका कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, वीडियो को पॉज करके आंसर भी निकालना बीच बीच में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि इनके आंसर ऐसे कैसे आ गए। ठीक है दोस्तों, मैंने क्वेश्चन ले लिए, अभी तक मैंने आपको देखते ही आंसर निकाल के बता दिए थे। ठीक है, अब वो कैसे निकाले थे मैंने, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन देखते ही आंसर कैसे निकाला जाता है। अब जब मैंने ये क्वेश्चन ले लिए, आज इन क्वेश्चनों को करने के बाद में आप खुद बोलेंगे कि हाँ, मैं देखते ही इनके आंसर निकाल सकता हूँ। कौन सी मैं ट्रिक लगाऊंगा, मैं देसी ट्रिक लगाऊंगा इनको सॉल्व करने की। देसी ट्रिक लगाएंगे, और देसी ट्रिक याद रखना कभी फेल होती नहीं है, बाकी चीज़ें फेल हो जाती हैं, देसी ट्रिक कभी फेल नहीं होती है। तो देसी ट्रिक को कैसे लगाना है, नंबर क्या है यहाँ पर 6, √6 के अंदर √6 ऐसे चलती जा रही है इनफाइनाइट तक। अगर मेरी पास में चलती जाए ये सीरीज, इनफाइनाइट तक चल रही है, मतलब रुकेगी नहीं, इसका कोई अंत है नहीं, ये ऐसे ही चलती जाएगी। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसका आंसर कैसे निकाल सकता हूं, देखते ही, देखना कैसे। यहां पर नंबर क्या है, 6, प्लस का निशान लगा हुआ है, ये भी मुझे देखना ही है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, 6 लिखा हुआ है, इस 6 के ऐसे गुणनखंड मुझे करने हैं कि गुणा करने पर तो 6 आ जाए,
और उन गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 आना चाहिए। यानी कि मैं इस 6 के फैक्टर कर रहा हूँ, 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको गुणा करने पर 6 आ जाए। 1 और 6 को गुणा करूँगा तो 6 आ जाएगा, लेकिन मुझे अंतर क्या चाहिए, 1 का चाहिए। तो क्या इनके बीच का अंतर 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इनके बीच का अंतर तो 5 आ गया, यानी कि ये गुणनखंड मुझे चाहिए नहीं। तो मुझे ऐसे कौन से गुणनखंड चाहिए कि 6 गुणा करने के बाद में आ जाए और उन गुणनखंडों के बीच का अंतर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो ऐसे गुणनखंड है, अगर मैं 2 गुणा 3 करूँ तो 2 गुणा 3 करूँगा तो 6 आ जाएगा गुणा करने के बाद में। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस क्या होता है, 1 का आता है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि डिफरेंस 1 का आ गया और उन दोनों नंबरों को गुणा करूंगा तो मेरे पास में 6 आ गया, यानी कि गुणनखंड मेरे सक्सेसफुल हो चुके हैं। ठीक है, अब इनमें ऐसा नहीं है ज़्यादा टाइम लगेगा, हम खुद एक बार में सोच सकते हैं कि अच्छा इसके गुणनखंड ऐसे कौन से हो सकते हैं कि डिफरेंस 1 आए। तो नंबर दोनों आसपास वाले ही होने चाहिए, ये नंबर होने ही नहीं चाहिए। नंबर कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए। 2 गुणा 3 अंतर आ गया कितना, 1 आ गया। अब 2 गुणा 3 आ गया, अब आंसर कैसे देना है। यदि प्लस का निशान लगा हुआ है सीरीज में, अगर यहाँ पर प्लस का निशान है तो बड़ी वाली जो संख्या होगी वही मेरी आंसर हो जाएगी। एक बार फिर से देखना कि अगर प्लस का निशान लगा हुआ है तो बड़ी वाली जो संख्या होगी वही आंसर हो जाएगी। अब बताओ हमने यहाँ पर क्या सॉल्व किया, कुछ नहीं सॉल्व किया, बस हमने गुणनखंड किए हैं। गुणनखंड करने के बाद में मैंने आंसर दे दिया सीधा। अब दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले को भी देखो। 12 के ऐसे गुणनखंड करने की डिफरेंस दोनों संख्याओं का 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो ऐसे मैं इसके फैक्टर करूँगा तो फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 4, और दोनों का अंतर कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। दोनों को गुणा कर रहा हूं तो 12 हो गई संख्या, अंतर में कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहां से आंसर कैसे देना है, अब ये नहीं है कि बड़ी वाली संख्या, यहां तो बड़ी वाली संख्या बताई थी तो बड़ी वाली मैंने आंसर दे दिया। मुझे चिन्ह देखना पड़ेगा कि सिंबल कौन सा दे रखा है। मेरे पास में यहां पर सिंबल क्या दे रखा है, माइनस। यहां दे रखा था प्लस। जब प्लस का निशान लगा हुआ आएगा, सिंबल प्लस का आएगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। ठीक है, और अगर माइनस लगा हुआ आएगा तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी मेरे पास में। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना कि जब प्लस का निशान आएगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी और जब माइनस लगा हुआ आएगा तो छोटी वाली संख्या मेरी आंसर हो जाएगी। जिनको पिछले क्वेश्चन में समझ में आ गया कि आंसर हमें कैसे देना है, वो इसका आंसर सोच लेंगे इसका आंसर क्या देना है। देखो, पेन नहीं चलाना है। पेन जब चला दिया तो हमारा पास में समय तो हमारा बिगड़ेगा ही। पेन नहीं चलाना है। अब इसमें मैं पेन चलाने की अभी एक चीज़ बताओ, मुझे ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। मुझे 20 के फैक्टर करने हैं तो मैं खुद ही सोच लूँगा ना 20 के फैक्टर क्या होंगे, 4 गुणा 5, उनके अंतर क्या होगा, 1 का आएगा। तो बस मुझे सोचना है और उसका आंसर आ जाएगा। सोचते ही आंसर आया, सोचते ही इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। कैसे आ गया, मैंने बस सोच लिया कि इसके फैक्टर 20 के फैक्टर कितने होंगे, 4 गुणा 5। अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा 4 गुणा 5 तो गुणा पर अगर मैं दोनों को करूं तो कितना आ रहा, 20, और इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, वो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1। अब 4 गुणा 5 मुझे फैक्टर करने के लिए पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए 4 गुणा 5 लिखने के लिए। ये लिखना नहीं है, सीधा हमें सोचना है कि 4 गुणा 5 हो सकता है। ठीक है, अंतर दोनों का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, 5 होगा आंसर। क्यों होगा, प्लस का निशान लगा हुआ है। अगर प्लस का निशान लगा हुआ है तो बड़ी वाली संख्या मेरे पास में आंसर हो जाएगी। ये बड़ी वाली संख्या क्या थी, 5 थी, बड़ी वाली संख्या आंसर हो गई। अब दूसरा भी एक और देख लीजिए। जिसको समझ में नहीं आया ना वो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है, या फिर एक और लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है इसको भी देख सकता है। तो देखिए, अगर संख्या होगी 132, माइनस का निशान लगा हुआ है, माइनस का निशान देखते ही
हमें ये सोच लेना है कि छोटी वाली संख्या आंसर होगी, ठीक है, छोटी वाली संख्या आंसर होगी। अब इसके फैक्टर करने, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 इसके फैक्टर हो सकते हैं। 11 गुणा 12 फैक्टर हुए, दोनों का डिफरेंस कितने आ रहा मेरे पास में, 1 आ रहा है। माइनस का निशान लगा हुआ है, अगर माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो आंसर क्या आएगा, छोटी वाली संख्या आ जाएगी मेरे पास में आंसर। बस इतना सा काम करना है और आपके पास में आंसर आ जाए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कभी भी डरना नहीं है इनको देखकर, आज के बाद में आपको डरने की ज़रूरत है नहीं। जैसे ही क्वेश्चन देखा और आंसर दे दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ और टाइप के भी आते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, सारे फैक्टर ऐसे नहीं आएंगे कि दोनों का अंतर एक ही आ जाए। कुछ फैक्टर ऐसे भी बनेंगे, किसी किसी संख्या के, सभी संख्याओं के मैं फैक्टर ऐसे नहीं निकाल सकता हूं कि जिनके बीच का अंतर एक आ जाए। अब ऐसी कौन सी वो संख्याएं हैं के बीच का डिफरेंस एक नहीं आएगा, तो तब हम क्या करेंगे, ये भी तो है। ऐसा नहीं है ना सभी संख्याओं में मैं फैक्टर करूं और डिफरेंस कितना आ जाए, एक आ जाए। जिनका डिफरेंस नहीं आएगा, जिनके फैक्टर होंगे नहीं, जैसे 17 है, इसके फैक्टर नहीं होंगे, कहाँ से करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस एक नहीं आ सकता। 23 है, नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता। तो ऐसी जब ये संख्याएं हैं, 11 हो गई, 15 भी हो गई, तो इनके जब मैं फैक्टर करूंगा तो बीच का डिफरेंस एक कभी नहीं आएगा, तो कभी नहीं आएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, ऐसे मैंने नंबर ले लिए कि अगर इनके मैं फैक्टर करने पर जाऊं तो 7 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 गुणा 7 ही होगा, और उनके बीच का डिफरेंस कभी भी एक नहीं हो सकता। तो जब ऐसी संख्या आएंगी जिनका बीच का डिफरेंस एक आ ही नहीं रहा उन फैक्टरों का, तो तब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब मेरे पास में नंबर ऐसे आएंगे, आजकल क्वेश्चन जो भी आते हैं एग्जाम में इस टाइप के आते हैं, उन चीज़ों को तो हर कोई समझ जाता है, ठीक है, उनके आंसर निकाल देते हैं इजीली। अब इसके आंसर कैसे निकल के आएगा वो चीज़ देखने के लिए देखिए कि 7 है, 7 के फैक्टर ऐसे होते नहीं है, ठीक है, तो 7 के नहीं होते, मैं छोड़ दूंगा 7 को। प्लस का निशान लगा हुआ है तो मैं आगे जाऊंगा, और अगर माइनस का निशान लगेगा तो मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, सिंबल अगर प्लस का, तो मैं आगे जाऊंगा, यानी कि 7 के नहीं हो रहे, मैं 8 के करके देखूंगा। क्या 8 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनका बीच का डिफरेंस एक आ जाए, नहीं हो सकते, कोई से भी नहीं हो सकते। फिर मैं 9 पे जाऊंगा, क्या 9 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनके बीच का डिफरेंस एक आ जाए, नहीं आ रहा, 9 भी नहीं आ रहा। तो फिर मैं 10 पे जाऊंगा, 10 के भी ऐसे फैक्टर हो सकते हैं क्या जिनके बीच का डिफरेंस एक आ जाए, नहीं हो रहा, 10 के भी नहीं आ रहे। आगे मैं 11 पे गया तो 11 के भी ऐसे फैक्टर हो सकते हैं कि जिनके बीच का डिफरेंस एक आ जाए, नहीं हो रहा, 11 भी गया, ठीक है। तो हमारे 7 के भी नहीं हो रहे थे, 8 के भी नहीं हो रहे, 9 के भी नहीं हो रहे, 10 के भी नहीं हो रहे, 11 तक भी नहीं हो रहे। फिर मैं पहुंचा 12 पर, और 12 के ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस एक आ जाए, ठीक है। हम जानते हैं कि 12 के ऐसे फैक्टर हो जाते हैं तो जिनके बीच का डिफरेंस एक आ जाए, यानी कि अब मेरा फैक्टर सॉल्व हो चुका है। मुझे फैक्टर वही चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस एक आए। अगर जो संख्या दे रखी है उसका नहीं हो रहा है तो आगे चला जाऊंगा। प्लस का निशान लगा हुआ है तो अगर माइनस का लगेगा तो मैं पीछे की तरफ आऊंगा। प्लस का लगा हुआ है सिंबल तो आगे गया, 8 के हुए नहीं हुए, 9 को देखा नहीं हुए, 10 को देखा नहीं हुए, 11 को देखा नहीं हुए, 12 को देखते ही मैं समझ गया कि इसके ऐसे फैक्टर 2 हो जाएंगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा, एक आ जाएगा। तो 12 के हो गए। अब मेरे पास में 12 के हो गए। अब ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है प्लस का सिंबल लगा हुआ है बड़ी वाली संख्या आंसर हो गई, नहीं, यहाँ पर नहीं होगी बड़ी वाली संख्या आंसर। यहाँ पर आंसर क्या देना है कि 3 व 4 के बीच। आंसर इस चीज का क्या आएगा कि 3 व 4 के बीच में कोई ऐसी संख्या होगी जो इसका आंसर होगी।
अब एग्जैक्ट संख्या हमें निकालनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन भी जब आएगा पेपर में, क्वेश्चन के जब ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में यही लिखा आएगा 3 व 4 के बीच में। एग्जैक्ट संख्या आपसे निकलवाएगा नहीं और हमें निकालनी भी नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। जब माइनस का चिन्ह लगा हुआ होगा और ऐसी कोई संख्या पेपर में आ जाएगी कि जिसके मैं फैक्टर करूं और उन फैक्टरों का बीच का डिफरेंस 1 ना आए, क्योंकि 27 के मैं फैक्टर करूंगा तो फैक्टर करने के बाद में उन फैक्टरों का बीच का डिफरेंस कभी भी 1 नहीं आ सकता, तो 27 नहीं आ सकता। ठीक है, 27 नहीं आ सकता। अब आगे जाएंगे हम कहाँ पर? 26 पर। 26 पर क्यों जाएंगे? यहाँ पर तो हम आगे चले गए, क्योंकि यहाँ पर सिंबल क्या लग रहा था? प्लस का। यहाँ पर सिंबल कौन सा लग रहा है? माइनस का लग रहा है, माइनस का है। तो मैं बैक चला जाऊंगा, पीछे चला जाऊंगा, तो यानी 26 को देखूंगा, नहीं होंगे इसके भी। 25 के करके देखूंगा, 25 के भी नहीं हो रहे। 24 के करके देखूंगा, 24 के भी नहीं हो रहे। 23 के करके देखूंगा, 23 के भी नहीं होते। 22 के करके देखूंगा, नहीं होते। 27 से हम वापस जा रहे हैं, 26 के नहीं होते। 25 के भी ऐसे फैक्टर नहीं होते जिनका बीच का डिफरेंस 1 आ जाए। 24 के नहीं होते, 23 के नहीं होते, 22 के नहीं होते, 21 के भी नहीं होते। तो फैक्टर किसके होते हैं? 20 के जब मैं ऐसे फैक्टर करूंगा 2 जिनके बीच का डिफरेंस 1 आ जाएगा, तो 20 के फैक्टर करूंगा तो 4 गुणा 5 इनके फैक्टर हो जाएंगे। और उन फैक्टरों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 आ जाएगा। यानी कि मैं 27 से चला और पीछे वापस चलते 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 मैं 20 तक पहुंच गया, और 20 वाले के फैक्टर ऐसे होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 4 व 5 के बीच। मुझे आंसर क्या देना है? 4 व 5 के बीच ऐसी कोई संख्या होगी जो इसका आंसर आएगा। पॉइंटों में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे, अगर ये 27 संख्या दी है तो उसका 4 व 5 आंसर आ गया। कोई मान लो 27 की जगह पर, अगर आपका बैठे बैठे अब दिमाग चलेगा कि 27 की जगह पर यहाँ पर मेरे पास में 23 होती संख्या, तब इसका आंसर क्या था? तब भी इसका आंसर आता 4 व 5 के बीच ही आता। अगर संख्या 22 होती तब भी इसका आंसर 4 व 5 के बीच ही आता। क्यों आता? उस चीज़ को देखने के लिए अगले वाले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब तक आप सीख चुके होंगे, तो इसका आंसर निकाल के बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? जब मैं 1 के फैक्टर करता हूँ, 1 के फैक्टर करता हूँ, 1 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 गुणा 1 ही हो सकते हैं, जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 नहीं है, बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, और इसके कोई और दूसरे फैक्टर नहीं हो सकते हैं। तो जब 1 के फैक्टर ऐसे नहीं हो सकते हैं, तो हमारे पास में सिंबल कौन सा लग रहा है? प्लस का सिंबल लग रहा है, तो हम आगे चले जाएंगे 2 पे। 1 के बाद में 2 पर चलेंगे। 2 के ऐसे फैक्टर होते हैं क्या? हो जाते हैं। तो 1 गुणा 2 इसके फैक्टर हो गए, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 आ गया, यानी कि 2 हमारे पास में आ चुके हैं। ऐसी संख्या आ चुकी है जिसके फैक्टर हो रहे हैं। तो इसके फैक्टर कितने हुए? 1 गुणा 2 इसके फैक्टर हो गए, 1 मल्टीप्लाई 2। तो आंसर जब इसका मैं दूंगा तो आंसर क्या आएगा इसका? 1 व 2 के बीच। आंसर दे दिया, 1 व 2 के बीच। इजीली सॉल्व हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपसे, अब फंसने वाली बात है, देखना कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 के बाद में जो प्लस लग रहा था उसकी जगह पर अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूं, तब 1 के बाद में मैंने माइनस लगा दिया, प्लस लगा हुआ था, तब तो आपका आंसर आ गया 1 व 2 के बीच में। अगर मैंने माइनस लगा दिया तब आप क्या करेंगे? फंस गए ना। अगर 1 लगा दिया तो 1 के फैक्टर होते ही नहीं है, हमें पता ही है। 1 के फैक्टर नहीं होते तो फिर इससे बैक जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। अब 1 से आगे तो हम चले जा रहे थे, पीछे कैसे आएंगे? पीछे कैसे आएंगे? तो 1 से वापस जब आएंगे, 1 के बाद में क्या आती है? 0।
जब हम वापस आएंगे, क्यों आएंगे, माइनस का सिंबल लगा हुआ है, हम वापस आएंगे तो सबसे पहले कौन सी संख्या मिलेगी मुझे, 0 मिली। अब 0 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन फैक्टरों के बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 0 वाले के लिए फैक्टर क्या हो सकते हैं, 0 गुणा 1। अब इन दोनों को अगर मैं गुणा करूंगा तो 0 आ जाएगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा 1 ही आएगा। फैक्टर हो गए, तो फैक्टर हो गए। अब इसका आंसर क्या देंगे, अगर माइनस है तब इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास में कि 0 व 1 के बीच। अब देखना, माइनस बदलते ही आंसर किस तरह से बदल जाता है। माइनस और प्लस का मैंने बस सिंबल बदला है, संख्या वही है, संख्या 1 ही है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है। बस मैंने क्या चेंज किया, इसमें प्लस की जगह पर माइनस कर दिया। प्लस की जगह प्लस जब था तब आंसर क्या आ रहा था, 1 व 2 के बीच में। मैंने जैसे ही माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 0 व 1 के बीच में। अब देखिए, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हमें अच्छी तरह से समझ में आ गए। अब उसके बाद में जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, मैं 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, मैं वो लेकर आपके सामने आ गया। इन क्वेश्चनों के बाद में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है जो आपके पेपर में आ जाए, यानी कि हम सभी तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं, और आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ चुके होंगे। अब देखना, प्लस वाले और माइनस वाले मैं कर चुका था, लेकिन ना तो प्लस का निशान आ रहा है ना माइनस का आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। अब जब ये मल्टीप्लाई में आएंगे, ध्यान रखना, जब ये मल्टीप्लाई में संख्याएं आएंगी और इनफाइनाइट तक मेरे पास में जानी चाहिए ये चीज़ें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है, क्योंकि मैंने इन तीनों क्वेश्चनों को एक साथ में लिया है। इनफाइनाइट तक जानी चाहिए, यहाँ पर इनफाइनाइट में नहीं जा रही है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट तक वो नहीं जा रही है, यहाँ पर ये पूरी सीरीज बनती जा रही है और इनफाइनाइट तक संख्याएं निकलती जा रही हैं। तो तब अगर मल्टीप्लाई वाली कंडीशन होगी तब हम इसका आंसर क्या देंगे, सीधा देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। इसका आंसर है कितना, 3। अब इसका आंसर 3 कैसे आ गया, जब मेरे पास में मल्टीप्लाई में ऐसा क्वेश्चन आए। सीरीज को याद करना है, क्वेश्चन को देखना है अच्छी तरह से कि क्वेश्चन किस तरह का है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस माइनस लगे हुए थे, या तो प्लस लगा हुआ था सभी में या फिर माइनस लगा हुआ था। ये क्या है, मल्टीप्लाई वाले हैं, ना तो इसमें प्लस लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई में चल रही है ये संख्याएं। जब मल्टीप्लाई में इस तरह से संख्याएं चलेंगी तब उसका आंसर एज इट इज वही संख्या आती है जिस संख्या का सीरीज चल रही है। यानी कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो आंसर 3 आ गया। अगर यहाँ पर 5 5 5 5 लिखा रहता तो आंसर 5 आ जाता, अगर 8 लिखा रहता तो आंसर 8 आ जाता, और अगर 32 लिखा हुआ होता तो आंसर 32 लिखा हुआ आ जाता। यानी कि जो भी संख्या यहाँ पर होगी आंसर वही एज इट इज सेम आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरे वाले पर। सेम यहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लाई वाला है, लेकिन इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि ये तो इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है और ये यहीं पर 4 संख्याओं के बाद में रुक गया। तो ऐसा नहीं है इसका आंसर 3 आ गया, इसका भी एज इट इज सेम आ जाए, नहीं, इसका एज इट इज सेम नहीं आएगा। इसका कैसे आएगा कि 3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 3 के साथ में क्या चीज आएगी कि यहां से देखना जितने रूट लगे हुए हैं, ये रूट लगा हुआ, दूसरा तीसरा 4 रूट लगे हुए हैं, तो देखना यहां से गुणा करेंगे फर्स्ट वाले से, इसको मान लेंगे इस रूट को 2, ठीक है। यहां से अब गुणा करने लगेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, सभी में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां से गुणा करेंगे। देखना 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है तो 16 लिख दिया इसकी पावर में, और 16 से 1 कम करना है संख्या और उसको उसके ऊपर लिख देना है और आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे किया हमने कि जो संख्या दे रखी है वो तो लेनी ही लेनी है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर वो चीज़ें सीरीज चल रही है तो वही सेम संख्या लेते हैं, क्योंकि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन से ये चीज़ देख ली। लेकिन अब इसमें अंतर क्या था कि ये तो इनफाइनाइट तक चलती हुई जा रही थी, ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है, ये 4 संख्याओं में ही जाके रुक गया।
तो ये जब 4 संख्याओं में रुक गया तो जहाँ पर भी रूट लगे हुए हैं उन रूट को गुणा करते हैं कि 2 का डबल कितना करेंगे 4 का डबल कितना करेंगे 8 हो जाएगा, 8 का भी डबल करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो उसकी पावर में 16 आ जाएगा और ऊपर एक संख्या कम करके ऊपर लिख देंगे, एक नंबर कम कर दिया, 16 में से एक कम कर दिया, 15 ऊपर लिख दिया और आंसर आ गया। उसी तरह से नीचे वाले को जब सॉल्व करूंगा मैं, नीचे वाले में क्या है 17 तो लेना ही लेना है क्योंकि सेम है। अब ये कितनी बार जा रहा है 5 बार जा रहा, तो देखना 2 का डबल करेंगे 4 का डबल किया 8 का डबल किया 16 का डबल किया कितना 32 हो गया। तो पावर में कितना आ जाएगा 32 और ऊपर आ जाएगा क्या 31 और ये मेरे पास में आंसर आ गया। अब देखिए हमने जब ये क्वेश्चन इस तरह के किए, ना कोई बड़ी कैलकुलेशन की थी ना ही कुछ और किया और हमने देखते ही उसका आंसर निकाल लिया। इस तरह के जब क्वेश्चन है अगर आप बेसिक मेथड से करने की सोचेंगे तो उसमें कैलकुलेशन भी लगेगी, फैक्टर भी निकालने पड़ेंगे और बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन ना हो, हम कम से कम समय में इनको सॉल्व करें, इसलिए ये हमारी देसी ट्रिक हमने लगाई थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।